फिजिक्स में क्या चल रहा है? अभी इलेक्ट्रिसिटी में तो नहीं आया ना? ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे आज अपन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन? हाँ, बातचीत, कम्युनिकेशन हो गया मतलब। कोऑर्डिनेशन मतलब वर्किंग टुगेदर, है ना, कोऑर्डिनेट करके काम करना। तो बायोलॉजी में कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? योर ऑर्गन्स, ऑल ऑर्गन्स आर कंबाइनिंग टुगेदर एंड वर्किंग, ताकि आपका बॉडी किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को एक रेस्पॉन्स दे सके। स्टिमुलस का मतलब क्या है? एक तरह का आप बोल सकते हो एक्सटर्नल या इंटरनल कोई भी चीज, मतलब आपके बॉडी के अलावा कोई अगर एक्सटर्नल कोई चीज आपके सामने आ रही है, दैट विल बी अ स्टिमुलाई। जैसे मैं अगर आपके ऊपर एक बॉल फेंकूं तो दैट इज अ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, दैट इज एन इंटरनल स्टिमुलाई। ठीक है, तो उसके बिहाफ में, एक स्टिमुलस के बिहाफ में आप एक रेस्पॉन्स देते हो तब जब आपका बॉडी के हर ऑर्गन्स कोऑर्डिनेटली या कोऑर्डिनेट करके एक साथ वर्क करेंगे, then only you will be able to respond to a particular stimulus। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल, हाँ, काबू में रखना, बॉडी को काबू में रखना, राइट। हम अपने नर्वस सिस्टम की हेल्प से, हमारे ब्रेन की हेल्प से हमारी बॉडी को काबू में रख सकते हैं, बोथ फिजिकली एंड मेंटली। ठीक से आप सीधा चल पा रहे हो बिकॉज आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। जहां ब्रेन का एक पार्ट कुछ देर के लिए काम करना बंद कर देगा तो आप सीधे चल भी नहीं पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल योर सेल्फ मेंटली ऑल्सो, इमोशनली ऑल्सो। ठीक है, रोने लग गए मतलब वो इमोशनली हो गया ना, इमोशनल इम्बैलेंस हो गया आपकी बॉडी का वो। ठीक है, ठीक से चल नहीं पा रहे तो वो आपका फिजिकल इम्बैलेंस हो गया। तो दोनों में ही कंट्रोल कौन करता है? आपका नर्वस सिस्टम, ब्रेन। तो सीएनएस करके पढ़ेंगे अपन यहाँ पे। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विच कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, बाकी नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, दैट इज न्यूरॉन्स, है ना। नर्वस टिश्यू के नाम पे आपने बस न्यूरॉन ही पढ़ा है कि न्यूरॉन तो बेसिकली वो तो सेल होता है ना। नर्वस टिश्यू आपका एक प्रॉपर टिश्यू है विच इज मेड अप ऑफ सेल्स, जिसका नाम है न्यूरॉन्स। ठीक है, तो मल्टीपल न्यूरॉन्स कंबाइंड टू फॉर्म अ नर्वस टिश्यू। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन लिखते हैं पहले। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, हाँ, इसमें लिखना है इसका डेफिनेशन। इट इज द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, it is the working together of various organs, it is the working together of various organs in a systematic manner, in a systematic manner, working together of the various organs in a systematic manner so as to produce, so as to produce a proper reaction। रिएक्शन को आप रेस्पॉन्स भी बोल सकते हो। सो एज टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिएक्शन या रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, टू द स्टिमुलस, रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। ठीक है, रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। नीचे स्टिमुलस का डेफिनेशन भी लिखते हैं। Stimulus is the change, stimulus is the change, stimulus is the change in external or internal environment,
Stimulus is the change in external or internal environment of an organism that initiates response in the organism, that initiate response in the organism, that initiates response in the organism. ये लाइन समझ गए? स्टिमुलस हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस जो होते हैं उससे अपन स्टिमुलस बोलते हैं। मतलब इंटरनली भी हो सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं या हमारी बॉडी के बाहर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बट इन चेंजेस के कारण हमारा बॉडी उसको कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा, रिस्पॉन्स देगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? जब मैं आपके ऊपर हाथ उठाऊं तो पहला रिएक्शन आपका क्या होगा? ऐसा बचोगे या तो मेरा हाथ रोकोगे? कुछ तो करोगे ना, ऐसे खड़े होकर तो ना झापड़ खाओगे, कुछ ना कुछ रिएक्शन देंगे, रिस्पॉन्स देंगे। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय स्टिमुलस। तो ये जो मेरा झापड़ मार रहा हूँ ये एक तरह का एक्सटर्नल स्टिमुलस हो गया। समझ रहे हैं? है ना क्लियर? ठीक है, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल आपकी तरफ आएगी तो आप कुछ ना कुछ रिएक्ट करोगे ना बॉल के लिए। आप बैट घुमाओगे या पैर सामने लाओगे या झुक जाओगे, बाउंसर आ जाएगी तो झुक जाओगे। समझ रहे? तो ये भी एक तरह का रिस्पॉन्स हो गया टू द बॉल। बॉल इज द स्टिमुलस एंड व्हाट यू आर डूइंग इज द रिस्पॉन्स या रिएक्शन। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये तो एक्सटर्नल स्टिमुलस हो गए। भूख लगी, दैट इज द स्टिमुलस, खाना खाएंगे, रिएक्शन। प्यास लगी, स्टिमुलस, पानी पिएंगे, रिएक्शन। समझ में आ रहा है? तो एनी चेंजेस इन इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिससे कोई ना कोई रिएक्शन अपने आप हो, वॉलंटरी नहीं होगा, इनवॉलंटरी, अपने आप होगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट विल हैपन ऑन इट्स ओन, उसको हम कहेंगे रिस्पॉन्स। ठीक है, और ये पूरे चेंजेस को हम कहते हैं स्टिमुलस। ठीक है, तो कुछ इंटरनल एक्सटर्नल के एग्जांपल लिखते हैं, नीचे लिखना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो all living organisms show sensitivity to changes in the environment. All living organisms show sensitivity to changes in the environment. Next line, stimuli are of two types. Stimuli are of two types. First लिखना external stimuli. और सेकेंड है इंटरनल स्टिमुलाई। STIMULI, इंटरनल स्टिमुलाई एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई। दोनों का डेफिनेशन लिखते हैं एक ही पैराग्राफ में, नीचे लिखना। एक्सटर्नल स्टिमुलाई आर ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एक्सटर्नल स्टिमुलाई are due to environmental factors. Example, heat, light। ये सब चीजें अपन सोच सकते हैं ना एज अ स्टिमुलाई। हीट अगर ज्यादा होगी, लाइट ज्यादा होगी, साउंड ज्यादा होगा तो अपन क्या करते हैं? कान बंद करते हैं या फिर थोड़ा इरिटेशन होता है। ये सब रेस्पॉन्स है हमारे। ठीक है, साउंड, वाटर, विंड एक्सेट्रा। ठीक है, अगले पैराग्राफ में इंटरनल स्टिमुलस occurs within the organism. Internal stimulus occurs within the organism. इसमें एग्जांपल लिखना। हंगर, थर्स्ट, भूख प्यास। थर्स्ट, THIRST, थर्स्ट।
etc. Stop. It may be due to certain hormones. It may be due to certain hormones, comma enzymes, etc. Comma enzymes, etc. तो इंटरनल जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, दैट में बी ड्यू टू सम हार्मोन्स, हार्मोनल चेंजेस इन आवर बॉडी, जो अभी आपकी एज में ज्यादा होते हैं हार्मोनल चेंजेस, ठीक है, या फिर बिकॉज ऑफ सम एंजाइम्स, ठीक है। रेस्पॉन्स का भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, स्टिमुलस, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई बोल रहे हैं ना अपन, तो स्टिमुलाई का हमको समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। रिस्पॉन्स के भी एक लाइन लिख लेना, नीचे लिखना, रेस्पॉन्स इज द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, रेस्पॉन्स इज द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, response is the reaction of an organism to the stimulus, to the stimulus, to the stimulus, ठीक है, to the stimulus। बेसिकली इस चैप्टर में हम प्लांट्स का कोऑर्डिनेशन अलग देखेंगे और एनिमल का अलग देखेंगे। एनिमल में थोड़ी वैरायटी ज्यादा होगी, ठीक है, प्लांट्स में थोड़ा वैरायटी कम होगा, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। मतलब जब हम देखेंगे कि दो टाइप के कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो सकते हैं दोनों में, एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल। तो हम बात करेंगे केमिकल्स की, तो उनमें हार्मोन सेक्रेट होते हैं जो उनके बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। और फिजिकल में हमारे पास क्या है, पूरा नर्वस सिस्टम, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे फिजिकल कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन कौन करेगा, या केमिकली कौन हमारी बॉडी को कंट्रोल करेगा, दे आर हार्मोन्स। तो प्लांट्स में भी वो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, बट फिजिकली हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करेगा, कोऑर्डिनेट कौन करेगा, अवर नर्वस सिस्टम, जो कि प्लांट्स में एब्सेंट है, ठीक है। दैट डजंट मीन कि प्लांट्स फिजिकली मूव नहीं कर सकते, दे कैन नॉट रीलोकेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट अपनी जगह पे रह के वो मोशन कर सकते हैं। दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, जैसे रूट्स का मोशन नीचे की तरफ है, स्टेम का मोशन ऊपर की तरफ है, ये भी एक तरह का मोशन है। देयर आर सम प्लांट्स जो मैकेनिकल स्टिमुलस के कारण भी कुछ ना कुछ रिएक्शन देते हैं, जैसे कि टच मी नॉट, अगर आप उसको टच करोगे तो वो रिएक्ट करता है ना। लोटस, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है तब लोटस ओपन होता है, अदरवाइज वो बंद रहता है। तो ये भी एक तरह का मूवमेंट हो गया, भले वो अपने जगह से लोकोमोट नहीं कर रहे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट दे कैन मूव, अपनी जगह पे रह के वो दे कैन मूव, राइट। तो उनमें भी मूवमेंट्स होते हैं। तो हमने सबसे पहले लाइफ प्रोसेस में ये पढ़ा था ना कि देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करती है, उसमें एक पॉइंट मूवमेंट भी। बाकी लाइफ प्रोसेस तो है, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब तो रहेगा, नो डाउट, बट उसके अलावा मूवमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें दिखती है और एक नॉन लिविंग थिंग में मूवमेंट हमें नहीं दिखता, ठीक है। तो मूवमेंट्स हम करते क्यों हैं, क्या पर्पस होता है बेसिकली मूवमेंट करने का? हाँ, मैडम के पास जाओ। हाँ, क्या पर्पस होता है मूवमेंट करने का? खाना खाने के लिए मूवमेंट करते हैं ना। ऐसे एनिमल्स भी करते हैं ना खाना खाने के लिए, मतलब उनको अगर कोई अपना शिकार दिख गया तो वो शिकार तक दौड़ के जाएंगे ना, उसको कैप्चर करेंगे ना। अमीबा जाएगा कि नहीं मूव करते हुए अपने प्रे के पास, वहां जाके वो सूडोपोडिया बना के उसको अंदर लेगा, तो इसका मूवमेंट हुआ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वेरियस लाइफ एक्टिविटीज के लिए हमारी बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो पहले मूवमेंट्स क्या होता है और क्यों करते हैं, उसका एम क्या है वो लिखते हैं, फिर हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। प्लांट्स का भी मूवमेंट होता है बट एट देयर प्लेस होगी, ठीक है। नीचे लिखना, movements of body parts, movements of body parts or whole body, movements of body parts or whole body, ठीक है। इसमें हाइफन डाल के लिखना, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मूवमेंट जो है वो आपका हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक to all living organism, ठीक है। some of these movements some of these movements some of these movements
are due to some of these movements are due to the differential growth of body parts. Some of these movements are due to differential growth of बॉडी पार्ट्स. जैसे मैंने आपको रूट्स और स्टेम का बताया ना, ये मूवमेंट रूट का नीचे क्यों होता है और ऊपर क्यों होता है, बिकॉज उनका ग्रोथ ही वैसा होता है. ठीक है, डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ बॉडी पार्ट्स. मेन एम ऑफ दीज मूवमेंट्स आर, नेक्स्ट लाइन में, मेन एम ऑफ दीज मूवमेंट्स आर, मेन एम ऑफ दीज मूवमेंट्स आर, फर्स्ट लिखना पॉइंट वाइज. Main aim of these movements are, first point, to capture food, to capture food. अपन ने एक और टाइप का मूवमेंट पढ़ा था जब हम वो पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, याद है किसी को? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. वो इंटरनल ऑर्गन्स का मूवमेंट था ना, जहाँ पे इंटरनली वेवी टाइप का मूवमेंट करके आपके हर ऑर्गन खाने को आगे लेके जा रहे थे. स्टार्टिंग फ्रॉम इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, सब में आपका फूड ऐसे ही मूव हो रहा था. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ठीक है, तो सेकेंड वही लिखना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ऑफ, पेरिस्टाल्टिक, PERIS, पेरिस्टाल्टिक, TALTIC, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ऑफ गट, GUT, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को अपन गट बोलते हैं, GUT, कॉमा यूरेटर्स. ये यूरेटर कहाँ था? यूरिनरी सिस्टम है ना, जो किडनी से क्या कर रहा था? किडनी से यूरिन को कैरी करके ब्लैडर तक लेके आ रहा था. वहां पे भी आपका जो मूवमेंट है यूरिन का, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही होगा. मतलब आप खड़े होगे तभी यूरिन ऊपर से नीचे नहीं आएगी, लेटोगे तो भी वो किडनी से ब्लैडर तक जाएगी. ठीक है, okay. Peristaltic movement of gut, ureters, etc. to move food and urine respectively. To move food and urine respectively. ठीक है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए भी मूवमेंट्स का होना जरूरी है. ठीक है, थर्ड लिखना, कार्डियक मूवमेंट्स. कार्डियक मूवमेंट्स, कार्डियक मूवमेंट्स मतलब हार्ट का पंपिंग एक्शन जो है, दैट इज आल्सो मूवमेंट. कार्डियक मूवमेंट्स एंड चेस्ट का मूवमेंट. चेस्ट भी मूव करता है. हमने देखा ना लंग्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे थे, एक्सपैंड हो रहे थे, मूविंग अपवर्ड, डाउनवर्ड. याद है ये चीज जब हमने ब्रीदिंग का मैकेनिज्म देखा था कि कैसे ब्रीदिंग के समय, इनहेलेशन के समय लंग्स का क्या होता है, रिब्स का कैसा मूवमेंट होता है. लंग्स खुलता है ना, रिब्स ऊपर की तरफ आते हैं आउटवर्ड, फिर इनवर्ड एक्सेलेशन के समय, एंड लंग्स डाउनवर्ड, डायफ्राम का मूवमेंट. ये सभी तो हमारी बॉडी के मूवमेंट्स ही हैं. ठीक है, तो कार्डियक मूवमेंट्स एंड चेस्ट मूवमेंट फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड रेस्पिरेशन. कार्डियक मूवमेंट है फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड रेस्पिरेशन. लंग्स का मूवमेंट, चेस्ट का मूवमेंट. Cardiac movements and chest movements for circulation of blood and respiration. Clear है भी? फोर्थ, ये अपन क्या लिख रहे हैं, मूवमेंट्स क्यों होते हैं. ठीक है, तो ये सेकंड थर्ड पॉइंट तो अपन बोल सकते हैं कि हमारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए है ना. सेकंड पॉइंट न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन आ गया. सेकंड पॉइंट में न्यूट्रिशन एक्सक्रीशन के बारे में है कि नहीं, जो आप लोग लिखे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. और जो तीसरा पॉइंट है वो किसके बारे में हो गया, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. हार्ट आ गया ना, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, एंड चेस्ट मूवमेंट आ गया मतलब रेस्पिरेशन. तो चार लाइफ प्रोसेस अगर याद होंगे ना, तो ये 2 पॉइंट्स लिख लेंगे. तो पहले पॉइंट, सेकंड पॉइंट में हमने एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन के बारे में पॉइंट लिखा है, और थर्ड पॉइंट में हमने रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पॉइंट लिखा है. वहां पे मूवमेंट्स क्यों हो रहे हैं, ताकि ब्लड जा सके पूरे बॉडी में और हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर सके. ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट लिखना, एज डिफेंस अगेंस्ट
defense against as defense against unfavorable changes in the environment, as defense against unfavorable changes in the environment. ठीक है, ये इन जनरल हमने मूवमेंट की बात करी. ठीक है, अब अपन मेन हेडिंग डालना कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. पहले प्लांट्स के बारे में पूरा पूरा पढ़ेंगे, उनका फिजिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है और उनका केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है. पहले प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, उसमें एक लाइन लिखना, प्लांट्स डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम. प्लांट्स डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम. Plants do not have a nervous system. So they use only hormones. So they use only hormones. So they use only hormones for producing reaction. For producing reaction. So they use only hormones for producing reaction. So thus plants react to stimuli. Thus plants react to stimuli in a very limited way. In a very limited way. In a very limited way. ठीक है, मतलब मैं एक बॉल अगर प्लांट की तरफ फेंकूंगा तो वो कैच नहीं कर पाएगा ना प्लांट, क्योंकि उसके पास नर्वस सिस्टम नहीं है, तो उसको वो उस टास्क को वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा. ठीक है, बट यही चीज मैं आपकी तरफ फेंकूंगा तो आप लोग कोऑर्डिनेट कर लोगे, बिकॉज यू हैव गॉट अ नर्वस सिस्टम. आपका स्पाइनल कॉर्ड तुरंत आपको एक्शन करने के लिए बोलेगा और आपका वो पर्टिकुलर मसल रिफ्लेक्स बोलते हैं ना, रिफ्लेक्सेस. रिफ्लेक्सेस का मतलब क्या होता है, कोई सडन एक्शंस. तो वो सडन एक्शंस जल्दी होने चाहिए ना, तो स्पाइनल कॉर्ड ही है वो आपको उसका कमांड दे देगा कि आप हटाइए हाथ. तो गर्म चीज को आप छोड़े तो क्या करते हैं अपन, सबसे पहला काम ऐसे फैलाते थोड़ी ना उसको. गर्म सबसे पहला काम क्या होता है कि अपन वो हाथ को पीछे करते तुरंत. तो ये आपको कमांड कहाँ से आया है, स्पाइनल कॉर्ड से, ना कि ब्रेन से. ब्रेन तक अगर जाएगा सिग्नल तो और टाइम लगेगा, जब तक तो हाथ जल जाएगा. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, हाथ से स्पाइनल कॉर्ड ज्यादा पास है, तो ये जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं ना, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर लेता है. समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. आपके जो सेंसेस हैं इनको कंट्रोल करने के लिए ब्रेन है, तो ब्रेन के पास अलग अलग लोब्स हैं फॉर कंट्रोलिंग डिफरेंट सेंसेस, लाइक विजन हो गया, हियरिंग हो गया, स्मेलिंग हो गया. ये सबको कंट्रोल करने का काम किसका है, ब्रेन का. बट जो सडन एक्शंस है, जो जिनको हम रिफ्लेक्सेस बोलते हैं, वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड मैनेज करता है. समझ रहे हैं, बट ये दोनों ही चीजें प्लांट में मिसिंग है. इसलिए हमने लिखा है कि प्लांट्स में रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई थोड़ा लिमिटेड वे में. ठीक है, ओके, नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट लाइन में, द प्लांट्स आर फिक्स्ड इन द सॉइल. द प्लांट्स आर फिक्स्ड इन द सॉइल. Plants are fixed in a soil, in the soil, sorry. So they cannot avoid various stimuli. So they cannot avoid various stimuli by moving away. By moving away. So they cannot avoid various stimuli by moving away. इसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं, ये जो लिखा है इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है सबको, क्या लिखे हैं, रीड करो एक बार, लिखते लिखते भी समझा करो क्या लिख रहे हैं. एनीवन कोई एग्जांपल देते हुए मुझे समझाएगा ये क्या लिखे हैं इसमें. अनिकेत क्या लिखा है वो तो समझा कम से कम, अनुवाद मत करना उसका. ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी. हाँ, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आगे अपन क्या लाइन लिखे हैं, इट कैन नॉट अवॉइड वेरियस स्टिमुलाई बाय मूविंग अवे. कोई एग्जांपल दो ना ऐसे जनरल सोच के. हाँ,
लोग कुछ और एग्जांपल्स दे रहे हैं। पेड़ को पत्थर मारना, हाँ बस ऐसी टाइप का एग्जांपल चाहिए था, है ना, पत्थर ही मारना है, मतलब ऐसा भी दे सकते हैं ना, पानी गिरेगा बाहर तो पेड़ अंदर दौड़ के नहीं आ पाएगा, हम आ जाएंगे। पर ठीक है, वो एक एग्जांपल दिया, ऐसी टाइप का कुछ एग्जांपल सुनना चाह रहा हूँ। ये वही तो लिखा है कि प्लांट कुछ स्टिमुलस को अवॉइड नहीं कर पाएगा ना, दौड़ के भाग के मूव होके, क्योंकि वो फिक्स है सॉइल में। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। बट हम ये चीज कर सकते हैं बिकॉज वी आर नॉट फिक्स्ड एट अ कांस्टेंट पोजीशन। ठीक है, आप जो एग्जांपल दे वो तो अलग चीज हो गई। आप ग्रोथ का एग्जांपल दे रहे हो कि वो सनलाइट की तरफ टिल्ट हो जाएगा, है ना, और आप एक मूवमेंट का एग्जांपल दे रहे हो कि सनफ्लावर का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, वो अलग चीज है। समझ गए लाइन क्या लिख रहे हैं, जो लिख रहे हो ना उसे समझ के लिखो। ठीक है, ऐसी कॉपी भरने के लिए नहीं लिख पा रहा हूँ उसको मैं। ठीक है, हाँ, तो क्या लिखे, द प्लांट्स आर फिक्स्ड इन द सॉइल सो दे कैन नॉट अवॉइड वेरियस स्टिमुलाई बाय मूविंग अवे। ठीक है, also there is, full stop डाल के, also there is no brain like structure in plants. Also there is no brain like structure in plants to adapt themselves also there is no brain like structure in plants to adapt themselves according to the changes in surroundings. According to the changes in surroundings. According to the changes in surrounding. इसका क्या मतलब हुआ, अच्छा हम अपना ब्रेन कैसे यूज करते हैं, टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। हमारे पास तो ब्रेन है ना, ऐसा लिखा है कि प्लांट्स के पास ब्रेन जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता जिससे वो एनवायरनमेंट के चेंजेस को अडॉप्ट कर सके। एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको अडॉप्ट कर सके, उनके पास ब्रेन नहीं है उसके लिए। बट हमारे पास तो ब्रेन है ना, तो हम कैसे अडॉप्ट करते हैं अपने आप को एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग। हाँ, बरसात में छतरी निकाल लेते हैं, दिमाग है क्योंकि हमारे पास, है ना। अब तो छतरी को ऐसे ही पकड़ते हैं ना, सीधा ऐसे उल्टा नहीं पकड़ते, क्योंकि दिमाग है हमारे पास, राइट। तो वी हैव ब्रेन्स सो वी कैन अडॉप्ट आवरसेल्फ टू द चेंजेस इन एनवायरनमेंट। ठीक है, ठंडी लगेगी तो रजाई ओढ़ेंगे, राइट, समझ रहे हैं ना। गर्मी लगेगी तो रजाई क्यों ओढ़ेंगे अपन, या गर्मी में हम वुलन क्लोथ थोड़ी ना पहनेंगे, समझ रहे हैं, हम गर्मी में कॉटन क्लोथ ही पहनेंगे, ठंडी में वुलन क्लोथ पहनेंगे, बिकॉज वी हैव ब्रेन्स, राइट। चलो ठीक है, ये तो बात हो गई प्लांट्स की कि उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है और उनके पास मूवमेंट करने का कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हॉर्मोन्स के जरिए ही अपने बॉडी में कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन करेंगे। ठीक है, बट हमारे पास एक्स्ट्रा फीचर है ब्रेन वाला, तो हम दोनों टाइप का कोऑर्डिनेशन करेंगे। ठीक है, तो पहले लिख लो, ये प्लांट के अंदर ही पढ़ रहे हैं अपन, एंड डाला टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स। टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स, प्लांट किस किस टाइप का मूवमेंट करते हैं। They cannot move from one place to another, but अपने जगह पे रह के there are various movements जो प्लांट करते हैं, हम एक एक करके सारे मूवमेंट्स देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स, हाइफन डाल के लिखो, प्लांट्स आर जनरली rooted in the soil, generally क्या always, plants are generally rooted in the soil, so are mostly non-motile, मोबाइल मतलब हुई मोटाइल, मोबाइल मूव नहीं कर सकते, नॉन मोबाइल, MOTILE, नॉन मोटाइल, फुल स्टॉप। but some plants are capable of moving। जैसे एल्गे को अपन देखते हैं ना, कैसे वो पानी में फ्लोट करके मूव करता है ना, अपनी जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना, ये भी एक तरह का मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ तो वो जगह भी चेंज कर रहा है ना एल्गे। एल्गे जानते हैं ना, सरफेस ऑफ वाटर में जो अपन देखते हैं, काई बोलते हैं उसको। नेक्स्ट टाइम रहेगा,
Types of movements can be classified as types of movements can be classified as types of movements can be classified as फर्स्ट लिखना पहला मूवमेंट फोटोट्रोपिज्म फोटोट्रोपिज्म फोटो मतलब लाइट फोटोट्रोपिज्म ठीक है फोटोसिंथेसिस पढ़ते थे ना अपन फोटो लाइट ठीक है इसमें लिखना इट इज द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी पार्ट्स ही लिखेंगे होल प्लांट मूव नहीं कर सकता ठीक है it is the movement of body parts of plants in relation to direction of light in relation to direction of light stimuli in relation to direction of light stimuli जैसे कि एग्जांपल लिखना एग्जांपल stem moves towards the source of light stem moves towards the source of light stem moves source of light क्या है सन और stem सन की तरफ ही जा रही है मतलब it is moving towards the source of light और roots उसके अवे जा रही है तो stem moves towards the source of light bracket में लिखना positive phototropism positive phototropism while roots move away from the source of light while roots move away from the source of light हुआ इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म ठीक है सेकेंड टाइप का मूवमेंट लिखना जियोट्रोपिज्म जियो JIO वाला जियो नहीं ना लिखिए JIO जियो जियोट्रोपिज्म पढ़ा के लिखो इट इन्वॉल्व्स ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स it involves orientation of body parts orientation का मतलब क्या होता है body parts orientation मतलब हाँ नहीं पता starting of orientation ओरिजिन नहीं पूछना ओरिजिनेशन नहीं पूछना ओरिजिन मतलब होता है स्टार्टिंग ओरिजिन हो रहा है वैसे ओरिएंटेशन बोल रहा हूँ हाँ तो वो क्या था पेपर का तो पेपर का अरेंजमेंट ना कि पेपर ऐसे है कि पेपर ऐसे है ऐसे अपन पोर्ट्रेट बोलते हैं और ऐसे हम लैंडस्केप बोलते हैं ना ओरिएंटेशन सुने कभी पेपर का ओरिएंटेशन इस पेपर को पोर्ट्रेट बोलूंगा मैं और इसी को मैं ऐसे रहते तो ये लैंडस्केप क्या आएगा है ना तो यहाँ पे उनका बॉडी कैसे ओरिएंटेड है मतलब उनका अरेंजमेंट कैसा है बॉडी का ठीक है तो इट इन्वॉल्व्स द ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स इन रिलेशन टू पीछे बॉडी पार्ट्स का ओरिएंटेशन था इन रिलेशन टू लाइट यहाँ पे इन रिलेशन टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ और ये कहाँ होगा डाउनवर्ड होता है कि अपवर्ड होता है डाउनवर्ड होगा ना तो रूट्स को हम क्या बोलेंगे ये टुवर्ड्स ग्रेविटी जा रहा है स्टेम अवे फ्रॉम ग्रेविटी जैसे इसके पहले अपन ने पॉजिटिव नेगेटिव लिखा था ना फोटोट्रोपिज्म तो पॉजिटिव स्टेम का क्यों लिखे क्योंकि वो लाइट की तरफ जा रहा था और रूट्स लाइट से दूर भाग रहा था इसलिए नेगेटिव
पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट कौन जा रहा है, स्टेम, तो नेगेटिव जियोट्रॉपिक है। एंड ग्रेविटी के टुवर्ड्स कौन जा रहा है, रूट्स, तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। ठीक है, तो लिखना इसमें ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एग्जांपल, स्टेम इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक while roots are positively geotropic. ठीक है, stem is negatively geotropic and roots are positively geotropic. ये मूवमेंट है। ठीक है, थर्ड लिखना, थर्ड टाइप का मूवमेंट फोटोनास्टिक। फोटो अगेन फिर लाइट आ गया ना, फोटोनास्टिक, फोटोनास्टिक मूवमेंट सेकेंड, सॉरी थर्ड, फोटोनास्टिक मूवमेंट है। ये भी लाइट के कारण मूवमेंट है, बट इसके पहले क्या हो रहा था, लाइट के तरफ या लाइट के अवे ऐसा टाइप का मूवमेंट था ना, बट यहाँ पे हम पेटल्स की बात करेंगे, जैसे सनफ्लावर के पेटल्स। ठीक है, इट ओपन्स अप व्हेन लाइट इंटेंसिटी इज हाई, और जैसे लाइट इंटेंसिटी कम हो जाएगी वो बंद हो जाएगी। ठीक है, हाइफन डाल के लिखो, दीज आर मूवमेंट ऑफ पेटल्स ऑफ फ्लावर्स। पेटल्स समझते हैं ना, दीज आर मूवमेंट्स ऑफ petals of flowers in relation to intensity of light. सिर्फ लाइट मत लिखना, इंटेंसिटी भी लिखना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एग्जाम्पल लिखो इसका, नून फ्लावर, नून नाम में ही नून है उसके, हाँ 12 बजे वाला नून है ना, उस समय इंटेंसिटी बहुत हाई रहती है लाइट की, द सन इज जस्ट अबव अस, तो नून फ्लावर एंड लोटस open with increasing intensity, open with increasing intensity and close with decreasing intensity of light, and close with decreasing intensity of light. Done? अगला फोर्थ टाइप का मूवमेंट, सिस्मोनास्टिक मूवमेंट, SEISMO, सिस्मोनास्टिक मूवमेंट, सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। सिस्मो वर्ड नहीं सुना है पहले, कहाँ सुने, सिस्मोग्राफ क्या होता है वो, अर्थक्वेक, मतलब कुछ मैकेनिकल मूवमेंट को सेंस कर रहा है ना वो, तो यहाँ पे कुछ मैकेनिकल मूवमेंट से रिलेटेड चीज होगी। ठीक है, ये वो टच मी नॉट वाला केस है, अगर कुछ मैकेनिकल स्टिमुलस को टच करना चाहेगा उसको तो वो मूवमेंट करेगी। ठीक है, तो उसमें लिखना हाइफन डाल के, दीज आर मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, these are movements of body parts, these are movements of body parts in relation to mechanical stimuli, in relation to mechanical stimuli। मैकेनिकल मतलब कुछ भी अपन हाथ भी टच कर दी तो मैकेनिकल टाइप का स्टिमुलाई होगा इसके लिए। ठीक है, मैकेनिकल स्टिमुलाई लाइक टच, ठीक है, इसमें एग्जांपल लिखना, एग्जांपल फोल्डिंग ऑफ लीफलेट्स, फोल्डिंग ऑफ लीफलेट्स ऑफ द लीव्स, फोल्डिंग ऑफ लीफलेट्स ऑफ द लीफ
लीव्स ऑफ टच मी नॉट, ऑफ टच मी नॉट, टच मी नॉट, इसका हिंदी में नाम क्या पता है? और नहीं सुने कुछ? लाजवंती नहीं सुनी? लाजवंती नहीं सुने? लाजवंती मतलब लाज मतलब लज्जा बोलते हैं ना, शर्म आ गई इसको, तो वो फोल्ड हो गई, लाजवंती। ठीक है। और इसका एक साइंटिफिक नेम भी होता है ना, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम भी होता है। हालांकि वो चैप्टर आप लोग नहीं पढ़े थे, 9th क्लास में एक चैप्टर था ना, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसमें जस्ट टू डिफरेंशिएट एनिमल्स, हम उस एनिमल्स या प्लांट सबका एक साइंटिफिक नेम होता है जिससे पूरी दुनिया उसको जाने, समझ रहे? तो ऐसा ना हो कि यहाँ उसको कुछ और बोलते हैं, वहां तो वो कॉमन नेम हो गया। किसी भी चीज के कॉमन नेम्स भी होते हैं और साइंटिफिक नेम्स भी होते हैं। साइंटिफिक नेम मतलब जिसमें कुछ कन्वेंशन लगा हो, कुछ रूल्स लगे होंगे, और वो रूल्स हर जगह सेम होंगे। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम भी ब्रैकेट में लिखना, टच मी नॉट का। हाँ, मिमोसा, MIMOSA, मिमोसा, कैपिटल M से शुरुआत करेंगे। ठीक है, इसको लिखने के भी कुछ रूल्स होते हैं। आप लिखते समय इसको इटैलिक लिखते हो, इटैलिक समझते हैं? ऐसा इटैलिक नहीं देखा, वर्ड यूज नहीं करते आप लोग, सिस्टम, लैपटॉप, पीसी कुछ, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करके एक फीचर होता है, उसमें अपन टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उस टाइप की भी चीजों को अलग अलग तरीके से कुछ कुछ कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज करना, फॉन्ट कलर चेंज करना। तो उसमें एक बोल्ड और एक इटैलिक करके आता है, दो फीचर। बोल्ड में आप इसको डार्क कर सकते हो, है ना, और एक होता है इटैलिक जहां पे उसका आप थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट कर सकते हो, इटैलिक। मिमोसा प्यूडिका, PUDICA, हाँ वो स्मॉल रहेगा। मतलब ये रूल है इसका कि साइंटिफिक नेम का दो पार्ट होता है, एक जीनस नेम और एक स्पीशीज नेम। जैसे हमारा होमोसेपियंस है ना, मैन का क्या होता है? होमोसेपियंस। ठीक है, तो होमो इज द जीनस एंड सेपियंस इज स्पीशीज नेम, जीन्स एंड स्पीशीज। ठीक है, तो वैसे ही इनका भी फर्स्ट नेम इनका जीनस नाम है, यानी कि जीन्स का नाम है, और सेकेंड नेम इनकी स्पीशीज का नाम है, मिमोसा प्यूडिका। तो पहला जो नाम होता है वो जीनस है, दैट शुड स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, एंड सेकेंड नाम स्पीशीज है, दैट शुड बी अ स्मॉल लेटर वर्ड। ठीक है, और इटैलिक में लिखा होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट अगला, हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म का क्या मतलब होगा? ये तो सिंपल है, वाटर है ना, हाइड्रोट्रोपिज्म। अगेन रूट्स पानी की तरफ जाता है, स्टेम पानी से अपोजिट जाता है। ठीक है, लिखिए उसमें आइकन डाल के, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मूवमेंट्स ऑफ रूट्स टुवर्ड्स वाटर। It is represented by movements of roots towards water. It is represented by movements of roots towards water. ठीक है, अगला लिखा 6, कीमोट्रोपिज्म। कीमो वर्ड आगे मतलब कुछ ना कुछ केमिकल रिलेटेड होगा। कीमोट्रोपिज्म लिखना इसमें, इट इज द मूवमेंट ड्यू टू केमिकल स्टिमुलस। इट इज द मूवमेंट ड्यू टू केमिकल stimulus. It is the movement due to chemical stimulus. Chemical stimulus. Example लिखना है इसमें। Example, pollen tube growth towards ovary. Pollen tube growth towards ovary. Polytube नहीं, pollen. Pollen पहली बार वर्ड सुन रहे हैं क्या? Pollen grains सुनते हैं ना, pollen grains तो अब 8 में शायद रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा, प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में। हाँ ठीक है, तो pollen tube growth towards ovary, देखो इसका क्या मतलब होता है? आपको याद है वो 4 पार्ट्स प्लांट के, एक फ्लावर के, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, याद है? हम पढ़ेंगे यहाँ पे भी रिप्रोडक्शन में। ठीक है,
तो वो प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, जहां पे स्टेमन आपका मेल पार्ट होता है एंड पिस्टल यानी कि कार्पल वो आपका फीमेल पार्ट होगा, ठीक है, जिसमें ओवरी होता है और मेल वाले में पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स ही तो है ना, जस्ट लाइक इन मेन वी हैव स्पर्म्स, इन प्लांट्स वी हैव पॉलन ग्रेन्स, इन विमेन वी हैव ओवम या एग, देयर वी हैव, वहां पे तो ओवम ही बोलते हैं, ओवरी के अंदर ओवम होता है, एग, ठीक है। तो जब फ्लावर के ओवरी में, ये आपका ओवरी वाला पार्ट होता है वो कार्पल, ये तो ना कार्पल, वो प्लांट जो फ्लावर याद है हिबिस्कस, रेड कलर वाला हिबिस्कस, तो उसमें एक ओवरी रहता है बीच में और उसके आजू बाजू स्टेमन्स रहते हैं और स्टेमन्स के टॉप में पॉलन ग्रेन्स रहते हैं। ये पॉलन ग्रेन इसके अंदर यहाँ तो गिर गया बट ओवरी अंदर है, तो वहां तक वो जाएगा कैसे? तो पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, एक पॉलन ट्यूब बनाते हैं जो ओवरी तक ही जाएंगे। अब इनका मूवमेंट फिक्स है ना, इसको बोल रहे हैं केमिकल मूवमेंट। पॉलन ट्यूब का मूवमेंट या मूवमेंट हो रहा है किसकी तरफ? ओवरी की तरफ। ये वो ट्यूब बनाता है पहले और फिर उसके अंदर कूद के अंदर जाता है, समझ रहे? वो ऊपर से डायरेक्टली ऐसे नीचे नहीं गिरेगा, वो पहले अपने लिए एक पैसेज बनाता है जाने के लिए, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ऊपर पहुंच तो गया, वो वहां के चिपक भी गया, बट उसको ओवरी तक पहुंचने के लिए एक पाथ चाहिए, तो वो रोड बनाएगा वहां पे ताकि वो ओवरी तक जा सके। तो उसी को बोलते हैं पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होना टुवर्ड्स ओवरी। समझ में आ रही बात? एक तरह का केमिकल चेंज ही था ना, रिप्रोडक्शन इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लास्ट लिखना, सरकम न्यूटेशनल मूवमेंट्स। सरकम जैसे सरकमफेरेंस होता है ना सर्कल का, सरकम न्यूटेशनल, NUTATIONAL, सरकम न्यूटेशनल मूवमेंट्स, इसमें हाइफन डाल के लिखो, इट हैव बीन seen in plants like, it has been, it has आएगा ना, it has आएगा, it has been seen in plants like PEA, मतलब it has been seen in plants like pea where they climb up with the help of, where they climb up with the help of, where they climb up with the help of tendrils, 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 which are sensitive to touch. Which are sensitive to touch. When the tendrils comes in contact, when the tendrils come in contact, when the tendrils come in contact with anything, the part of tendril in contact, कॉमा डाल के ना, एनीथिंग के बाद कॉमा रहेगा एक, the part of tendril in contact with the object, in contact with the object, does not grow rapidly, does not grow rapidly as the part of tendril not in contact, as the part of tendril not in contact with the object, with the object, not in contact with the object. So this leads to coiling of tendril, around the object, around the object, around the object. ठीक है, इसको समझना क्या लिखे हैं इतना, ठीक है। मान लो ये
आपका प्लांट है, पी प्लांट के बारे में लिखे ना अपन उसमें एग्जांपल में, इसका ग्रोथ होता है इसके टेंड्रिल से। टेंड्रिल्स एक तरह का मतलब आप बोल सकते हैं कि एक स्टेम है ना, जो कि ग्रोथ कर रहा है, और वो ग्रोथ करते करते अगर किसी से टच हो गया तो वो टेंड्रिल्स जो होते हैं ना, मतलब दे क्लाइंब अप विद द हेल्प ऑफ टेंड्रिल। आपका जो ये प्लांट है ये क्लाइंब कर रहा है ऊपर विद द हेल्प ऑफ टेंड्रिल, और ये टेंड्रिल्स जो होते हैं ना वो टच से बहुत सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही उसने इस बगल में मान लो एक और प्लांट है उसको टच किया, तो अब जो पार्ट टच हो रहा है ना उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, और वो ग्रोथ हो होके उस बगल वाले प्लांट की तरफ एक कॉइल बनाना चालू करे। तो जो पार्ट टच है उसकी ग्रोथ फास्टर हो जाती है, और जो पार्ट टच नहीं है उनकी ग्रोथ होगी बट स्लोअर होगी, और यहाँ पे वो अलग टाइप का स्पाइरल्स यहाँ बनाएंगे। तो इस टाइप के मूवमेंट को ही हम सर्कम नोटेशनल मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये टेंड्रिल्स के थ्रू ग्रो कर रहे हैं। जैसे ही वो टेंड्रिल किसी से टच में आ गई, उसका पार्ट का ग्रोथ ज्यादा होगा उस तरफ का टेंड्रिल, और दूसरे तरफ का टेंड्रिल कम ग्रोथ होगा। यही अपन पूरा लिखे। ठीक है, दिस इज सर्कम नोटेशनल मूवमेंट। तो इसको बना लो और एक बार रीड करके देखो क्या लिखे हैं। बोलो करने बोलो। ठीक है, तो ये ना फिजिकल कोऑर्डिनेशन हुआ प्लांट्स का। 7 टाइप के मूवमेंट्स लिखे अपन, स्टार्टिंग फ्रॉम फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, फोटोनास्टिक, सिस्मोनास्टिक, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमो एंड सर्कमन्यूटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके केमिकल यानी कि हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स में हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, तो कितने हार्मोन्स होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन है, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, परसों टेस्ट का टाइमिंग मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा।